तो आज का जो हमारी वर्कशॉप है वो आर्ट ऑफ मीटिंग पर है और जो फर्स्ट सेशन है वो इंट्रोडक्शन टू मीटिंग पर होगा। इसमें हम मीटिंग के बारे में देखेंगे। अच्छा, तो इस सेशन की जो स्कीम है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है कि आउटकम क्या होगा, आप सब इस सेशन से क्या सीखेंगे। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे मीटिंग है क्या, क्योंकि आई बिलीव यहाँ पर अगर 100 पार्टिसिपेंट्स हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा मूवमेंट, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वो जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो कि व्हाट इज मीटिंग एंड दे वांट टू बी इन्वॉल्वड इन इट। ठीक, तो इसलिए आज की जो हमारी स्कीम है सेशन की इंट्रोडक्शन की, हम देखेंगे कि मीटिंग है क्या, क्या मेन कंपोनेंट्स हैं उसके। और एक आपने आजकल सुना होगा मोक ट्रायल भी आजकल बहुत चल रहा है, मैंने भी रिसेंटली उसको भी जज किया था, मोक ट्रायल नेशनल कॉम्पिटिशन को। तो हम देखेंगे कि मूड कोर्ट कंपटीशन में और एक मोक ट्रायल में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि व्हाई यू शुड पार्टिसिपेट इन अ मूड कोर्ट कंपटीशन, व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हम ये देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे फिर कि मूड्स की काइंड्स क्या होती हैं, और इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे कि टॉप 6 इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कौन से हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और लास्टली हम कुछ टिप्स देखेंगे मीटिंग। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि आप में से जो भी लोग हैं जो भी मूड के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, आई रियली वांट कि आप लोग बताएं कि व्हाट इज मूड कोड। तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें और मैं इंशाल्लाह पढ़ के बता दूंगी, कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को आप क्या जानते हैं व्हाट इज मूड कोड, जिन्हें भी थोड़ा सा भी आइडिया है कुछ भी वो आप चैट में लिखें। तो लेट्स मेक दिस सेशन एन इंटरेक्टिव वन, तो आपसे भी थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए। फिक्शनल केस मिलता है जिसमें फूड का इन्वायरमेंट दिया जाता है, ठीक है। और कोई किसी का भी कुछ भी आइडिया आप लिखें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मूड कोर्ट्स। आप इस आइडिया इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है तो किसी न किसी वजह से किया हो। ठीक है, बहुत अच्छा बताया है। दिलशान, हमीद, संदीप, मरीम, जावेद, शकील अहमद, बिल्कुल सही बता रहे हैं हम सब। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल मूड कोर्ट यही है जिसमें हम रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स का एक एनवायरनमेंट देखते हैं, फिक्शनल केस होता है, तो हम इसी को ही देख लेते हैं। और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए वी एज ए लॉ स्टूडेंट हम सारी बातें किताबों में पढ़ते हैं, और आपको पता है वैसे भी कोर्ट्स में जाना आपके लिए अलाउ नहीं है। एज ए लॉ स्टूडेंट यू आर नॉट अलाउड टू गो इन द कोर्ट एंड प्रोसीड। तो आप जब किताबों में जो चीजें पढ़ते हैं उसे आउट ऑफ द बुक्स देखना, उसे प्रैक्टिकल देखना चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट, क्योंकि हमारा काम यही होता है कि आपने जब लॉ कर लिया उसके बाद आपने जुडिशरी में जाना है, एडवोकेसी करनी है, या आपने एज अ जज भी अगर आपका है कि आपने जुडिशरी को ऑप्ट करना है, तो फिर दोनों चीजों में आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीडिंग्स होती कैसे हैं, कैसे उसका क्या कल्चर है। तो लॉ स्टूडेंट के लिए मोटू कॉम्पिटिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसे पता चल सके कि रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती किस तरीके से, बीइंग ए स्टूडेंट भी उसे पता हो कि अगर कोई ये केस मिलता है तो उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और वो भी दोनों साइड्स। तो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में भी यही होता है, उसमें एक जो है वो रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरह, मतलब ये रेप्लिका है एक रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स का। उसमें आपको एक प्रॉब्लम मिलती है जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे आपको रियल कोर्ट्स में तो कोई केस मिलता है ना जो कि रियल होता है, लेकिन यहाँ पर एक फिक्शनल केस मिलता है। और उसमें यह है कि आपको उस केस पर काम करना होता है। काम किस तरीके से कि आपने एनालाइज करना कैसे, किस कौन कौन से इसके लॉस लगेंगे, कौन सा मुझे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा लॉ मेरे अगेंस्ट है, मतलब इस तरीके से आपने अपनी एनालिटिकल अप्रोच रखकर आपने सारी चीजों को देखना है। और उसकी मेन एक जबरदस्त चीज तो ये है कि आपको जब यहाँ पे केस मिलता है तो आपने दोनों साइड से देखना होता है। मतलब अगर आपको एक तरफ से प्लेंटिफ है तो आपने डिफेंडेंट की तरफ से भी देखना होगा, आपने मतलब दोनों साइड से चलना है। जैसे कि अगर आपको रियल कोर्ट में केस मिलता है तो आपको ये केस मिला है, अगर आप प्लेंटिफ साइड से तो बस आप एक ही साइड से। लेकिन यहाँ पर अगर आपको फिक्शनल केस मिलता है तो आपको दोनों साइड से प्रिपेयर होना पड़ता है। इस वजह से मतलब इससे ये फायदा होता है, आपका जो है वो माइंड और ज्यादा ब्रॉड होता है कि एक पॉइंट ऑफ लॉ अगर मेरे अगेंस्ट में है तो फिर भी मैं उसको कैसे डिफेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मूड कोर्ट्स में ये होता है। अच्छा, इसके अलावा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में आपको एक प्रॉब्लम मिलती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कॉम्पिटिशन के। और जनरली जो कि हम अभी देखेंगे आगे जाके कंपोनेंट्स में, तो आपके पास टीम जो है वो टीम मेंबर्स होते हैं जनरली, वरना इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में 3 से ज्यादा भी होते हैं, 5 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि 2 स्पीकर्स होते हैं और एक रिसर्चर होता है पाकिस्तान में, या कुछ इंटरनेशनल बोर्ड से वैसे 3 ही होते हैं पार्टिसिपेंट्स।
उसके अलावा अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, एक मूव कोर्ट, रूम में कितने लोग होते हैं तो बस करेंगे आपकी जो टीम है वो जज की बेंच, एक मूव प्रॉब्लम हो गई और बैलेंस हो गई। दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ मूव। अब आपको जब भी freedom मिलती है, मतलब केस मिल रहा है, तो वहां उन्होंने पूरा फिक्शनल केस बताया होता है, सारे फैक्ट्स, लॉ कुछ नहीं होता, फैक्ट्स। लेकिन हाँ, इसमें हमें ये फायदा होता है, लास्ट में अक्सर प्रॉब्लम्स में लिखा होता है कि ये तो मूड प्रॉब्लम है, लेकिन इस मूड प्रॉब्लम पर ये केस है, ये लॉज एप्लीकेबल, केस में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या ये कन्वेंशन आ गई, ये वाला ट्रीटी है, ये वाले स्टैट्यूट्स हैं, ये रूल्स एंड एप्लीकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं, मतलब वहां पर आपको लॉ भी बता देते हैं, तो ये और ज्यादा फायदा हो जाता है हमारे लिए। और वैसे रियल कोर्ट्स में इतना नहीं होता, उसमें आपको खुद सोचना पड़ता है कि ये केस आया मेरे पास तो कौन कौन से लॉज लगेंगे। यहाँ पर ये है कि और बेहतर आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, वो बता देते हैं कि ये लॉस लगेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास आपके मतलब आपके ऊपर होता है कि आप चाहें तो और ज्यादा लॉस भी निकाल सकते हैं जो उसमें लिखे हैं उसके अलावा भी। तो मूड प्रॉब्लम में ये होता है। उसके अलावा जब मूड प्रॉब्लम की एक मतलब मूड कोर्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है कि जब आपको मूड प्रॉब्लम मिलती है तो उसके कुछ रूल्स मिलते हैं साथ। तो रूल्स से ये होता है, आपको जो रूल्स में है ना वो सब बातें बताई भी होती हैं कि मूड कंपटीशन कैसे चलेगा, होगा कैसे उसकी सारा सिस्टम होगा। अगर हम मेमोरियल की बात करें तो मेमोरियल को किस तरीके से एवेल्युएट किया जाएगा, उसमें क्या कंटेंट्स होंगे, क्या कैसे आपने बनाना है, कितने पेजेस होंगे, क्या कैप होगा, क्या राइटिंग यूज करनी है, फॉन्ट्स क्या यूज करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उस रूल से बताई भी होती है, मेमोरियल से रिलेटेड भी। उसके साथ साथ अगर आपके ओरल नाउन्स है तो वो किस तरीके से चलेंगे वो भी आपको डिटेल में उसमें बताया हुआ होता है। तो इधर भी यही होता है, जैसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और रियल कोर्स से हम इसको थोड़ा कंपेयर करें, तो रियल कोर्स से भी यही होता है ना कि आपके पास केस आया है, फिर आपने उसके पहले रिटन सबमिशन पेंडिंग है, रिटन सबमिशन के बाद आप अगर आप प्रिंटिंग साइट से तो आपको रिप्रेजेंट बना रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, उसके बाद आपकी हियरिंग होती है। तो यहाँ भी सेम ऐसा होता है, आपको एक प्रॉब्लम मिलती है, आपने फिर से मेमोरियल बनाना है, आपने रिसर्च करनी है कि कौन से लॉज मुझे ज्यादा बेहतर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा आपके अगेंस्ट, कौन सबको आपने देखना है। उसके बाद फिर आपने मेमोरियल्स बनाने और फिर सबमिट, यहाँ पर भी सीक्वेंस है, और फिर आती है लास्ट स्टेज और फाइनल, और वो होता है आपके ओरल रीडिंग्स का। तो जो ये हमारी वर्कशॉप है ये भी इस तरीके से ही, आज तो हम जैसे इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो कल हम जो है वो पढ़ेंगे मेमोरियल्स को कैसे बनाना होता है, लीगल रिसर्च कैसे करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है मेमोरियल को बनाने की, ड्राफ्ट करने की। और उसके बाद हम लास्ट सेशन में के ओरल एडवोकेसी के बारे में, ओरल रीडिंग्स कैसे करेंगे। तो ये है। अच्छा, जो रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप कभी भी जब भी किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें या आप करते भी हैं तो बहुत से लोग रूल्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपने रूल्स को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट मेमोरीज करूँ, मुझे बेस्ट मेमोरीज अवार्ड मिले या मैं विन करूँ या कोई भी इस तरह तरीके की आपको कोई अवार्ड चाहिए, तो आपने लाजमी जो है वो रूल्स को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक मेमोरियल ड्राफ्ट कर रहे हैं और आप जब रूल्स में देखें तो उन्होंने लिखा है कि आपका मेमोरियल शुड हैव दिस फॉन्ट ओनली, तो आपके पास वही फॉन्ट होना चाहिए। अगर उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके पास इतना ही स्पेस हो लाइन का, तो उतना ही स्पेस होना चाहिए, या इतने पेजेस हो, इतनी वर्ड लिमिट हो, या उन्होंने कंटेंट बताया। जनरली जो मेमोरियल्स होते हैं उसमें ऐसे ही होता है कि आपकी एक स्टेटमेंट फैक्ट्स आ गई है, एप्लीकेशन की आती है और सारी जो होती है रीडिंग्स वगैरह, लेकिन कुछ कहते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि होनी चाहिए। तो इसलिए आपने जब रूल्स पढ़े होंगे आपको पता चलेगा कि इस मूड प्रॉब्लम में कैसा मेमोरियल मांगा गया है। तो ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द मूड कॉम्पिटिशन, अगर हम मेमोरियल बना रहे हैं तब भी, और उसके बाद ओरल की जब है तब भी। जी, किसी का भी मिक ऑन है वो ऑफ कर दें। अच्छा, जो होस्ट है ना वो प्लीज इस बात का ख्याल रखिए, कोई अगर बोल रहा है तो माइक जो है वो ऑफ है, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि कंपटीशन है क्या। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि एक मूक कंपटीशन में और एक मूक ट्रायल में क्या फर्क है। रिसेंटली अब जो है वो मूक ट्रायल की बहुत बात हो रही है, अब लोग कह रहे हैं कि मूक कोर्स तो बहुत होते हैं, मूक ट्रायल्स होने चाहिए, क्योंकि मूक ट्रायल जो है ना वो ज्यादा रिलेटेड है। अगर हम अपनी पाकिस्तान में जो हमारा लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है उनमें देखें तो वो ज्यादा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि मूक टू कॉम्पिटिशन में क्या है, जनरली जैसे मैं बताया आप एक मिली आपने स्पिरिट इंफॉर्मेशन की, आप जब ओरल रीडिंग्स में उसके बाद डिपेंडेंट आके हो रहा है, रिबर्टल्स हो रहे हैं, कुछ सारे रिबर्टल्स हो रहे हैं, बस खत्म।
इस तरीके से होते हैं। लेकिन जो मॉक ट्रायल है उसमें पूरा ट्रायल मॉक जो कोर्ट्स होता है ना उसमें पूरा ट्रायल चलता है। ट्रायल से पूरा जैसे हम रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में देखते हैं ना कि एग्जामिनेशन जी हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, विटनेसेस होते हैं, तो यहाँ पर भी मॉक ट्रायल में भी सेम वैसे। तो इसलिए अब ज्यादा लोग ये चाह रहे हैं कि मॉक ट्रायल ज्यादा होने चाहिए। तो मेन डिफरेंस क्या है, मॉक कोर्ट में जो मूक कोर्ट्स होते हैं उसमें एविडेंस वगैरह का कोई वो नहीं होता कि अभी एविडेंस चल रहा है। जैसे एविडेंस चलता है तो एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होता है ना, तो ये मॉक ट्रायल्स में हाँ होता है, लेकिन मूक कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें बस ये है आपने जो मेमोरियल बनाया है आपने उस मेमोरियल में से इश्यूज डिस्कस करने इश्यूज बनाए चलो। जबकि मॉक ट्रायल में क्या होता है उसमें इश्यूज वगैरह नहीं होता है ऐसे, जैसे मूक कोर्ट में होता है। उसमें ये है पूरा एविडेंस आपका चल पूरी उसी टाइम पर ही जो है वो अटॉर्नी विटनेसेस का एग्जामिन करता है, क्रॉस एग्जामिन होता है, उसी टाइम पे इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ वही बात जो मैं भी कह रही थी कि जो मूक कोर्ट्स हैं उसके पार्टिसिपेंट्स के पास फैक्ट्स होते हैं और उन्होंने पहले से ही मेमोरियल बनाया हुआ होते हैं, लॉज लगाए हुए होते हैं तमाम, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हो या कोई स्टैट्यूटरी लॉज हो। जबकि जो मूक ट्रायल्स है उसमें ठीक नहीं होता, उसमें कोई मेमोरियल वाला सिस्टम नहीं है। मूक ट्रायल्स में कि आपने मेमोरियल सबमिट करने हैं, इसमें ये है कि बस आपको एक न्यू प्रॉब्लम टाइप मिल तो जाती है, इसमें सिचुएशन होती है कैसा हुआ इसमें ये मसले करें। और फिर जो सब कुछ होता है वो ओरल टाइम पे ही होता है मूक ट्रायल्स में, कि अब जो है वो आपकी विटनेसेस के साथ एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन वगैरह होता है, टॉमिनेसिस लगा होता है। इसी तरह जो मूक कोर्ट है उसमें आपने देखा है जजेस की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। जज आपसे इतने सवाल करता है, इतने सवाल करते हैं, आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा जो लोग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें पता होगा कि जब पूरे प्रोसीडिंग्स होती है तो आप जब अपनी बात कर रहे होते हैं अपने मेमोरियल को पढ़ रहे होते हैं सारा, तो जज आपसे एक एक बात पर सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्लेरिफिकेशन चाहता है ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आपने इसको सेटिस्फाई करें, इसको क्या सेटिस्फाई करें, इसकी क्या सोच है, ये वो जो भी सवाल होते हैं। जबकि मॉक ट्रायल में जज की इतनी खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें जैसा होता है ना एविडेंस पूरा एक तरीके से चलता है, तो वहाँ अटॉर्नी और विटनेस दोनों एक दूसरे से वहीं पर ही उनकी आर्गुमेंट्स बात चल रही होती है। जज की इतनी ज्यादा खास इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो ये होता है यहाँ पर, वरना मूड कोर्ट में जनरली आपने ओरल प्रेजेंटेशन स्टार्ट की और आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इशूज के बारे में डिस्कस किया, पूरा इशूज आपने बताए, फिर आपके दूसरे स्पीकर है उसने सारे बताए, फिर इस तरह आपकी अदर जो अपोजिंग पार्टी है उसने आके पूरे बताए, फिर रिबर्टल्स हुए, सारे रिबर्टल्स एंड हो गया। जबकि मूव कोर्ट में ये है कि भाई आपकी जो है वो इस तरीके से नहीं होता कि रिबर्टल्स होंगे, सारे रिबर्टल्स होंगे, इसमें बस अटॉर्नीज होते हैं, विटनेसेस होते हैं, एग्जामिनेशन होता है इनका, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और फिर उसी टाइम पे जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स आप फ्रेम करते हैं। तो एक ना बहुत अच्छी आपकी अप्रोच आती है, आपको पता चलता है कैसे आपने प्रेजेंट माइंड रहना है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड इज एवरीथिंग। मूव ट्रायल्स में भी अगर आप ऐसा अटॉर्नी है कि आपने क्या सवाल करने, कौन सी बात को किस टाइम पे आपने उसकी पकड़ना है बंदे की, और उसको आपने खींचना है। ठीक है, तो जनरली नो इंटरप्शन बाय द जजेस इन द मूव ट्रायल्स, क्योंकि मूव कोर्ट में तो बहुत इंटरप्शन होती है, बहुत समझाते हैं। अच्छा, सो यस, ये हमारा ब्रेकआउट रूम है, और इसमें आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट डू यू थिंक व्हाई मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। अभी तक जैसे हमने डिस्कस किया कि मूवमेंट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्या लगता है कि व्हाई मीटिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रीड द चैट बॉक्स। कि एज ए लॉ स्टूडेंट आपके लिए वोटिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखें, आपको भी इस बात का अंदाजा होगा बहुत सारे अच्छे अच्छे वकील हैं, इतने इतने पुराने पुराने, इतने सारे जजेस हैं, उन्होंने तो कभी कॉम्पिटिशन नहीं किया, लेकिन स्टिल दे आर अमेजिंग, दे आर एक्सीलेंट इन देयर जॉब। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई इम्पोर्टेंट? मैम प्रैक्टिस के लिए शायद होता होगा। ये क्या काम? प्रैक्टिस के लिए ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे कॉलेज में करवाते थे फाउंडेशन कोर्स में मोटिंग करवाते थे तो हमारा कॉन्फिडेंस होता ही नहीं था। 2-3 दिन के बाद फिर हम बोल पाते थे कि क्या करना है क्या नहीं। बिल्कुल, आपको जो है वो मूव से ये बहुत फायदा होता है, आपको पता चलता है कि एक केस लॉ है तो इसको किस तरीके से एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जजमेंट पढ़नी ही नहीं आती है। तो ये बड़ा फायदा होता है आप जब अपने एक केस को तैयार कर रहे होते हैं।
तो आप देखते हैं कि ये जजमेंट मेरे सपोर्ट में है, लेकिन आपको पता है जब आप जजमेंट कोई करते हैं कोई भी केस करते हैं तो बहुत सारी चीजें इरेलीवेंट होती हैं जो आपके लिए काम की नहीं होती, और बहुत सी काम की होती है, तो आपको वो एनालाइज करना आता है, अच्छे से पढ़ने होते हैं, कैसे पढ़ते हैं। कोर्ट मैनर्स, यस, मूड कोर्ट में तो बहुत कोर्ट के एटिकेट्स की बात होती है। यस, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रियली कि आपके इससे लीगल रिसर्च के स्किल्स बहुत बढ़ते हैं, आपको ड्राफ्टिंग करनी आती है। लेकिन जब आपको मूड प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें अच्छा टाइम मिलता है जिसमें आपने मेमोरियल जमा करवाना होता है, मतलब रिटन सबमिशन। तो सारा काम तो आपका है ही वो। अगर आपने मेमोरियल अच्छे से बनाया है, आपने अच्छे से रिसर्च की है, तो जाहिर है आपको फिर आप उसी में से बात करते हैं ना, तो अगर आपने रिसर्च अच्छी की है तो आप स्पीक भी अच्छी कर सकते हैं। तो हम फिर ये देख लेते हैं कि वाई मीटिंग एक स्टूडेंट को क्यों मूव करना चाहिए। तो ये आप लोगों ने जिस तरीके से बताया वही बात मैंने भी यहाँ लिखी कि आपकी रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं मीटिंग से। तो ये बड़ा एक फायदेमंद चीज है लॉ स्टूडेंट को, तो वैसे भी रिसर्च और राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। तो ये आपको पता चलता है किस तरीके से एक वेल क्राफ्टेड मूड कोर्ट मेमोरियल बनाना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करनी आती है आपको, आपको एनालाइज करने आता है केसेस को, आपको पता होता है कि क्योंकि पता है लॉ में, लॉ जो एक सेक्शन भी है ना किसी स्टैच्यू का, तो वो भी इंटरप्रेट करना बहुत बड़ी बात है। एज ए लॉ स्टूडेंट अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो वो मीटिंग से आपको ये आता है, आपको पता चलता है कि अगर एक सेक्शन है तो उसमें बात क्या हो रही है। अगर पता है कभी कभार सेक्शन में होते हैं ये इंग्रेडिएंट्स है कि ये अगर वर्ड है तो ये अगर इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे या ये थ्रेशोल्ड पूरा होगा तो फिर ये बनेगी चीज। तो वो आपको पता चलेगा तब जब आप उसे अच्छे तरीके से डिटेल्ड में एनालाइज करेंगे किसी एक सेक्शन को भी या किसी एक केस में। तो इससे बड़ा आपका एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़ती है। तो रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, यस, एज यू ऑलरेडी सेड कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि चलिए रिटन से इतना नहीं हो रहा, लेकिन जब आपकी ओरल रीडिंग्स होती है ना, तो तब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है, और वो ज्यादा तब होता है जब आपने खुद मेमोरियल बनाया हो, जब आपने खुद रिसर्च की होगी, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकेंगे। जब आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है जज, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकेंगे कि ये बात इस लॉ में लिखी है और ऐसे लिखी है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बहुत बेहतरीन चीज है writing। और यस, इम्पोर्टेंटली नेटवर्किंग। अब बताते इन दिस फील्ड जो हमारी लॉ है, इट्स प्रोफेशनल फील्ड, इसमें होता है, एंड नेटवर्किंग इज एवरीथिंग। तो आप जब मूव कंपटीशन में जाते हैं, अगर आप किसी नेशनल मूव कंपटीशन में हैं, तो आप सोचिए पूरे, अगर पाकिस्तान की बात करें हम, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट लॉ स्कूल से एक जगह सब आए, तो इससे आपका क्या होगा, अच्छा आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, आपको अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी कि आप दूसरे डिफरेंट लोगों से कनेक्ट हो, जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट लॉ कॉलेजेस से हैं, स्टूडेंट से तो हो, उसके साथ साथ अगर आपको जजेस वगैरह उन्होंने कोई प्रोफेशनल बुलाए हैं, कुछ एडवोकेट्स होते हैं, कहीं कहीं पे कोई फाइनल अगर जैसे होता है कि रिटायर्ड जजेस को ही बुलाते हैं, तो आपका एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे नेटवर्किंग करें, आप उनसे कनेक्ट हो, लीगल बैकग्राउंड के, लीगल फ्रेटर्निटी के डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात होगी। तो उसके लिए मुझे कंपटीशन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग के लिए। इम्पोर्टेंटली इसका एक और जो मेन एक्सपेक्ट है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, आपको पता चलता है कि हाउ द लॉ इज आउट ऑफ द बुक्स। बुक्स में तो पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, कभी कोई लॉ पढ़े कभी कोई लॉ पढ़े, उसमें मुझे कॉम्पिटिशन होते हैं, तो आप देखते हैं कि प्रैक्टिकली वो चीजें कैसे होती है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, केस आपको मिला उस पर एक लॉ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रैक्टिकली, आप ये देखते हैं। उसके साथ यस, टीम वर्क की आपको पता चलता है कैसे आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, दूसरों के माइंड के साथ। वो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम पड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जब एक से ज्यादा आपके पास लोग होंगे तो वो डिफरेंट अप्रोचेस होती है, आपके माइंड के अप्रोच अलग होगी, दूसरा बंदा कुछ किसी और का कोई और पर्सपेक्टिव होगा, तो आपको एनालाइज करने में और कोलैबोरेट करने में बहुत फायदा होता है टीम वर्क में। इसी वजह से कि आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से, अगर एक बंदा स्ट्रॉन्ग है स्पीकिंग में, दूसरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो और लेकिन दूसरा बंदा जब रिसर्च में अच्छा है, तो इस तरीके से जो है वो अपनी आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता चल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली नोबडी इज परफेक्ट, अगर एक इंडिविजुअल है तो उसमें और टीम वर्क में बहुत फर्क होता है। तो मीटिंग में टीम वर्क का बहुत
आपको टीम वर्क करने आते हैं या आपके स्किल बड़ा जो है वो पॉलिश होता है, वो कैसे जो है कि आप जब अगर रेटिंग सबमिशन भी करें तो मिलकर आप जो है वो कोई चार्जेस अगर है मूड प्रॉब्लम्स के तो आप डिवाइड कर लें, आप बात करते हैं, आप पढ़ते हैं। अगर आपकी मूड प्रॉब्लम आई है तो केवल एक बंदे ने पढ़ी है, उसका उसको एक थोड़ी सी समझ आई, उसने 4 दफा पढ़ी, उसको भी थोड़ी देर बाद थोड़ी समझ आई है कि क्या बात हो रही है। लेकिन जब आप एक साथ मिलकर बात समझ आएगी उसमें से जो एक बंदे को नहीं आ सकती, तो इससे क्या होता है जब डिफरेंट माइंड्स मिलकर एक काम करते हैं तो डिफरेंट अप्रोचेज आती हैं। और एक बंदा एक वर्ड की एक मीनिंग ले रहा होता है, दूसरे कोई और ले रहा है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता चलती है। इसी तरह अब जब पूरे क्लिक्स होते हैं तो तब बहुत फायदा होता है कि अगर एक स्पीकर है, बात समझ नहीं आ रही है, उस सवाल का जवाब नहीं देने आ रहा जज के, तो वो उसका जो को काउंसिल होता है, दूसरा स्पीकर जो होता है वो उसकी हेल्प कर देता है, उसको चिट में लिख के ला के दे दी या कोई पेपर दे दिया। तो इस तरीके से क्या आपको एक अच्छी कोलैबोरेशन रहती है, मीटिंग रहती है, इससे कई वाला स्किल जो है वो पॉलिश हो जाता है। हम मूड की काइंड्स को डिस्कस कर रहे थे कि मूड किस किस किस्म के होते हैं, उसी मैंने कुछ क्लासिफिकेशन की है एज वेल नेशनल इंटरनेशनल एंड स्पेशलाइज्ड मूड और एरियाज ऑफ लॉ की तरह। तो अब बताए डिफरेंट एक नेशनल मूड कॉम्पिटिशन होते हैं जो कि विद इन द कंट्री होते हैं, इंटरनेशनल मूड्स होते हैं। तो नेशनल मूड्स में सब तरह के मूड आ जाते हैं। तो वैसे ही कोई नेशनली मूड करवाता है, पूरे पाकिस्तान की टीम अगर इसमें ज्वाइन कर सकती है, या कुछ कुछ लोगों के एक इंस्टीट्यूट में भी मूड्स होते हैं जिन्हें इंट्रा मूड कहा जाता है। इस तरह कोई प्रोविंशियल मूड करवाता है, कोई इंटरसिटी मूव करवाता है, मतलब एक सिटी के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये 2 तरह के मूव्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। इसके अलावा अगर हम स्पेशलाइज्ड मूव की बात करें तो उसमें हमारे पास कुछ आर्बिट्रेशन के मूव्स भी होते हैं और कुछ ट्रायल एडvocacy पर भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने मूव की बात की तो इसी तरह के आ जाएंगे इसी में। उसके बाद कुछ मूव्स होते हैं जो कि बाय एरिया ऑफ लॉ होते हैं, स्पेसिफिकली किसी लॉ पर। जैसे कि कुछ एक मूव है जो कि इन्वायरमेंट पर होता है खाली। इस तरीके से एक नेल्सन मंडेला एक ह्यूमन राइट्स पर मूव होता है, मतलब एक स्पेसिफिक लॉ पर जो मूव होता है। ठीक है। और आर्बिट्रेशन का भी जैसे मैंने बताया अभी, एक आर्बिट्रेशन पर भी स्पेशल मूव होता है कि सिर्फ आर्बिट्रेशन लॉज पर डील कर रहे होते हैं और कोई लॉ नहीं। इस तरीके से स्पोर्ट्स लॉ पर भी होता है, इन्वायरमेंटल लॉ पर भी होता है, कुछ लोग सिर्फ आईपी लॉ पर स्पेसिफिकली करवाते हैं। तो हम अगर काइंड की बात करें तो ये भी एक आ जाएगी मूव का एरिया ऑफ लॉ में। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, वैसे आपको पता है पाकिस्तान में नेशनली मूव्स तो बहुत सारे होते हैं, अगर मैं उनको नाम लेने लगूँ तो जैसे अगर मैंने अभी तक पार्टिसिपेट किया है, कॉन्सिडर में किया है जो कि यूसीएल करवाते हैं, और थिंग्स में किया था, इस तरह हमारे यहाँ हैदराबाद में इंडस कॉलेज ऑफ लॉ नेशनल करवाया था। तो नेशनल मूव्स तो ये होते हैं, मतलब हर लॉ स्कूल, कुछ कुछ लॉ स्कूल है जो कोर्स करवाते हैं नेशनली। इस तरीके से अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप कॉम्पिटिशन की बात करेंगे, टॉप 6 इंटरनेशनल ग्रुप कौन से हैं जो आपको करने चाहिए, बहुत सक्सेस एक्सपीरियंस है। अब तो उसमें सबसे नंबर 1 टॉप हमेशा फिलिप्स की जैसे इंटरनेशनल लॉ कॉम्पिटिशन करता है। और जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप, तो अगर हम ये कहें कि फिलिप्स की जैसे इज द वर्ल्ड कप ऑफ मूविंग, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मूव कोर्ट में पूरी दुनिया से 700 लॉ स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 100 कंट्रीज में से 700 लॉ स्कूल सिर्फ फिलिप्स जैसे इंटरनेशनल मूव कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लॉ स्कूल्स हैं जो कि इस मूव में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है बहुत, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत है, 6-7 महीने लग जाते हैं इस मूव में आपको। तो इसका भी ये तरीके कार है कि पहले इनके नेशनल राउंड होते हैं, फिर आप क्वालिफाई करो तो आगे जाके इंटरनेशनल राउंड्स होते हैं। ओके। सो हम बात कर रहे थे कि एक आर्बिट्रेशन पर मूव होता है, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है कि वो आर्बिट्रेशन पर भी मूव करें कभी, तो आप लाजमी विलियम सी विज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मूव के नाम से एक मूव होता है जो कि वियना में होता है। तो मेरे ख्याल में अब तो उसके ना ऑनलाइन कुछ चल रहे हैं, कुछ 2-3 सालों जैसे कोविड का चक्कर चला है कि इनके जो मूव्स है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो अगर आप जा भी नहीं सकते वहां पर तो ऑनलाइन भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस मूव में आर्बिट्रेशन लॉ पर होता है पूरा। तो इसमें जज नहीं होता है, इसमें आर्बिट्रेटर होता है, बहुत अच्छा होता है ये। इसमें भी अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हमारे पास एक बेस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है जो कि जो इन पर्सन है वो आईसीसी में ही होता है, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ही होता है। तो ये भी एक रेप्लिका है, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है उसका रेप्लिका होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर से। ठीक है जी। और इसके अलावा ये
हेनरी ड्यूनेंट मेमोरियल मोटर कॉम्पिटिशन, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पर होता है, और अभी भी आज मेरे कल उसकी लास्ट डेट थी इसकी, हेनरी ड्यूनेंट की। तो ये एक बड़ा जबरदस्त मूव होता है। पाकिस्तान में भी इसके पहले इस तरीके से ये पाकिस्तान के सिर्फ नेशनल राउंड होते हैं, फिर रीजनल राउंड होते हैं, फिर इंटरनेशनल राउंड होते हैं। इसका भी ये तरीके कार है, और इनका ये है कि आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी, तो कुछ इनके प्रिलिमिनरी क्वेश्चन होते हैं, पहले आपको वो ड्राफ्ट करनी होते हैं। अगर वो आप क्वालिफाई करेंगे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उनके नेशनल राउंड में। इनका ये थोड़ा सा सिस्टम है इनके मुल्क का। तो ये पूरा का पूरा वोट इनका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पर होता है। इसके अलावा एक प्राइस मीडिया लॉ मूवमेंट कॉम्पिटिशन, ये भी एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया पर होता है ये वाला movement। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो उसे ऑर्गेनाइज करवाती है। तो इसका वैसे मुझे आइडिया नहीं है कि क्या ये भी आजकल ऑनलाइन हो रहा है या नहीं, वरना तो ये भी फिजिकली होता है। इसके अलावा ये बहुत बेहतरीन मूव है, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट कॉम्पिटिशन। ये मूवमेंट कॉम्पिटिशन ह्यूमन राइट्स पर है। इस पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होती है। और हाँ, इसकी बेस्ट बात और है, इसमें सिर्फ दो टीम मेंबर्स हो सकते हैं, और वो दोनों भी हमेशा, इनका एक कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट जेंडर के हो, मतलब दोनों मेल नहीं हो सकते, एक मेल हो और एक फीमेल हो। तो ये बड़ा एक जबरदस्त ह्यूमन राइट्स पर मूव है इंटरनेशनल लेवल पर। तो आप इस पर भी लाजमी पार्टिसिपेट करें, आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल में कोई हैंड रेज हुआ था, अगर करना चाहे कोई इस पर, इससे रिलेटेड है तो अभी कर सकते हैं, वरना हम लास्ट में भी क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, आप एलिजिबिलिटी का किसी का क्वेश्चन है तो नहीं? अगर हाँ लॉ स्टूडेंट है तो आप एलिजिबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे बहुत से मूव्स ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि आप लॉ स्टूडेंट हो, वो ये भी कहते हैं अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आप जिससे मुझे पार्टिसिपेट करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं जैसे की अभी बात करी तो इनकी एक पूरी गाइड बनी हुई है, आप उधर जाएं उन पे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि अभी ये हेनरी यूनिट है ना, इसमें ये है कि अगर एक बंदे ने एक दफा पार्टिसिपेट कर लिया है ना, तो वो वापस पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से इन सबके रूल्स होते हैं, जब भी आप कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करें उनके रूल्स लाजमी पढ़ें, ताकि आपको पता चल सके इन सब चीजों के बारे में। यस, चार्जेस होते हैं। जी जी बिल्कुल, चार्जेस होते हैं। इसमें यही मसला आता है मेन, अगर हम मसलों की बात करें, अगर मसलों की हम अलग उस पर अलग एक सेशन रख रहे हैं तो वो अलग बात है। मूटर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पहली बात तो ये, यस, अगर आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, वैसे तो जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, तो अगर आप इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं और वो इन पर्सन है, तो आपको मसले बहुत सारे होते हैं, फंड का बहुत मसला होता है, फिर आपको वीजा का इशू होता है। तो आप एज ए स्टूडेंट आपको फंड्स रेज करने होते हैं, और ज्यादातर ये होता है जैसे कि आप इंटरनेशनली कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी फंड्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआरसी वगैरह। अगर आप हेनरी टूरिंग के लिए पार्टिसिपेट किया है और आप उसमें क्वालिफाई भी हो गए इंटरनेशनल के लिए, तो आप उनसे फंड्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या वैसे ही किसी से भी। तो मतलब एज ए वोटर आपके लिए ये थोड़ा सा इशू है, यस। इसके अलावा वीजा वगैरह का इशू है। और हाँ, एक मेन इशू जो कि सबके साथ होता रहता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि मैंने भाई पार्टिसिपेट किया है और मेरे एग्जाम आ गए, तो आपको जो है वो बड़ा प्रेशर के साथ जो है वो चीजें चलनी पड़ती है। तो इससे फायदा वैसे होता है। पहले मुझे ये लगता था, जब मैं पहले स्टार्टिंग में मुझसे पार्टिसिपेट करती थी, मैं कहती थी अगर मैंने मुझसे पार्टिसिपेट किया है, मुझे एग्जाम्स का मुझे एकेडमिकली बहुत लॉस आ रहा है, मैं एग्जाम्स फोकस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एट द एंड हो ही जाता था। तो अब मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर मैंने सिर्फ मैं एग्जाम से फोकस रखती और बुक्स को नहीं देखती, तो मुझे बल्कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि मुझे एक वक्त में मैं दो तीन काम भी साथ कर सकती हूँ। तो इससे ये बहुत फायदा होता है। अगर आपको ये लगता है कि बहुत से लोग, मैं जानती हूँ बहुत से लोग यही बात करते हैं कि मेरे एग्जाम्स होने वाले 10 दिन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती या कर सकता, तो नो, आप इस पे इतना सोचे मत। हाँ, लेकिन जाहिर है आपके एग्जाम्स बिल्कुल नेक्स्ट वीक है और आपको पता है मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर तो ना करें। तो मतलब आपने जो है वो अपना एक बनाना है, बैलेंस रखना है आपने, जब भी आप पार्टिसिपेट करें किसी में। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं।
अब हमारी जो है वो लास्ट टॉपिक पर बात होगी, वो है कुछ टिप्स जो मीटिंग की। तो उसमें सबसे पहली बात यही जो मैं अभी पहले भी कर रही थी कि टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क के साथ टीम। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। अगर आप टीम आपकी अच्छी है, आपसे टीम अच्छी है, तो जब भी आप ग्रुप में पार्टिसिपेट करें तो मेक श्योर कि आप अच्छी टीम चूज करें। अच्छी टीम से मतलब, क्योंकि अगर एक बंदा अच्छा भी है ना, उसकी दूसरे टीम मेंबर्स अच्छा नहीं है तो ग्रुप में वो रह जाता है। ऐसा हमारे साथ भी बहुत दफा हुआ है। और मैं जानती हूँ बहुत से लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि यार आई वाज गुड, इस बंदे ने अच्छा, बंदे ने यहाँ पर ये गलती थोड़ी हो गई है या ज्यादा गलती हो गई, चलो थोड़ी का तो मसला नहीं है। टीम वर्क में यही होता है कि अगर एक बंदे को कोई नहीं आ रहा तो दूसरा उसका हेल्प कर देता है। लेकिन अगर आपने टीम आपकी अच्छी नहीं है तो बड़ा मसला भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप टीम अच्छी लें। और अच्छी लेने के बाद टीम वर्क भी करें। टीम तो नहीं, टीम वर्क भी हो। टीम वर्क से मतलब जैसे मिसाल के तौर मैं आपको ये बता रही थी कि आप एक हम प्रॉब्लम खुद से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, तो आप सबके साथ बैठे, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी, जब उनके भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी एक साथ बैठ के, तो उनके भी आइडियाज सामने आएंगे। तो आपको पता चलेगा कि मैं ये आर्ग्यूमेंट ये सोचता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट बेटर है इस इशू में, तो वो दूसरा बंदा दूसरी बात करेगा, तीसरा बंदा तीसरी बात करेगा, तो आपको पता चलेगा कि इससे बेहतर भी हो सकता है जो मुझे लग रहा था कि यही बेहतर है। जी मैं चैट देख रही थी। यस, तो या आप जब टीम वर्क कर रहे हैं तो सबकी हेल्प लें अपने टीममेट्स की। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जब आप टीम बनाएं तो अगर आप इस मिसाल को भी फर्स्ट है तो आप कोशिश करें एक बंदा जो है वो इससे मेरी मेरे ही मैं हूँ, जैसे मैं फर्स्ट ईयर की क्लास के ना लूँ, मैं एक बंदा मैं दूसरा टीम में लेना चाह रही हूँ, मैं फोर्थ ईयर के ले लूँ, थर्ड ईयर के ले लूँ या फाइनल ईयर का ले लूँ, और एक बंदा ऐसे ले लूँ जो एक्सपीरियंस भी हो। तो इससे क्या होता है, डाइवर्जन आता है आपकी टीम में। तो इससे बहुत फर्क होता है। जैसे आप, अगर मैं फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट हूँ तो मेरा लॉ को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ है, मेरा माइंड वो वाला नहीं होगा जो फिफ्थ ईयर वाले बंदे का। तो इसलिए आप कोशिश करें जब टीम बनाए तो डिफरेंट क्लासेस से भी लें। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपने एक बंदा ले लिया फोर्थ ईयर से, एक बंदा ले लिया फाइव ईयर से, तो ये बड़ा फायदा होता है टीम को बनाने के वक्त। आप इस बात को ख्याल रखा करें। इसके अलावा यही कि बस आप उनकी हेल्प सीख करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। उसके अलावा अपने सीनियर्स की, अगर कोई आपके पास पहले से भी जिसका एक्सपीरियंस है मीटर का, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। वैसे भी ना मीटिंग में हमें एक बार डिस्कस नहीं की मेरे ख्याल में मैंने, और वो ये कि उसमें कोचेस भी होते हैं। तो कोचिंग से मतलब ये है कि कोई भी एक्सपीरियंस बंदा आपने जो आपको सिखाए बताए कि कैसे सब कुछ करना है। तो एक तो टीम होती है 3 बंदों की, उसके अलावा एक कोच भी फिर हो जाता है। अच्छा, मैं चैट जो है वो अभी नहीं देखती, फिर मुझे फिर देखना पड़ा। अच्छा, आई टेनिस के सिर्फ एक ही टीम पार्टिसिपेट कर सकती है? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे ऐसे मूव्स देखे जहाँ एक ही लॉ स्कूल से दो दो तीन तीन टीम्स भी आती हैं। वैसे तो ये डिपेंड करता है, आप ना परमिशन ले सकते हैं जहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, यूनिवर्सिटी से आप परमिशन ले लें कि क्या हम एक से ज्यादा टीम्स को भी भेज सकते हैं। तो ये है। उसके अलावा ये सेकंड बेस्ट टिप जो है वो ये है कि नो योर लॉस। फैक्ट्स आपको पता चल गया, फैक्ट्स तो उन्होंने आपको दे दिए, वो प्रॉब्लम है। उसके बाद जो जो आपका रेलिवेंट लॉ है, आपको लगता है कि ये वाली जो जजमेंट है वो, ये वाला जो केस था वो पूरा पूरा मेरी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है, ये मेरे इशू को सपोर्ट कर रहा है, या कोई भी ऐसा केस लॉ है, कोई भी ऐसा लॉ है तो उसको आपको बेहतरीन तरीके से पता हो, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ बेहतरीन हो आपके पास। ठीक है। उसके साथ साथ तरीका लेकिन ये है पढ़ने का कि जब आपने मूव प्रॉब्लम पढ़ ली, आपको पता चल गया मूव प्रॉब्लम जो हमने 3-4 दफा पढ़ी, टीम के साथ पढ़ी, तो पता चले कि इस पर ये लॉस तो लगेंगे जो मूव प्रॉब्लम में इन्होंने खुद लिखे हुए हैं कि ये लॉ एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा ये लॉ भी लग रहा है, ये रूल्स भी लग रहे हैं, ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, वो सब चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, पहली बात ये। उसके बाद अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंस रख रहा है, तो आप उसके पहले पेयर रीडिंग पढ़ेंगे खाली कि वो कहता क्या है। ठीक है। तो वो तो सिंपल सी बात है, अगर एक सेक्शन है वो 2 लाइंस का भी, लेकिन अगर आप उस पर कभी कोई देखेंगे ना, किसी जज ने कोई जबरदस्ती सिर्फ एक सेक्शन को इंटरप्रेट किया है किसी एक केस लॉ में, तो तरीकेकार क्या है कि आपको पता चल गया ये लॉ है। दूसरी चीजें देखनी है कि क्या इस लॉ पर कभी किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है, क्या इस लॉ पर कभी कोई कमेंट्री है,
किसी जज ने किसी पर्टिकुलर सेक्शन को इंटरप्रेट किया हो किसी जजमेंट में, या कोई थ्रेशोल्ड बताया हो कि जैसे मिसाल के तौर पे डिफेमेशन है, तो आपको पता है डिफेमेशन जो है वो उसके कुछ थ्रेशोल्ड है कि भाई डिफेमेशन तब होगी कि वो जो बात है वो पब्लिकली हो। दूसरी ये कि जो बात है जो स्पीच हुई है वो रॉन्ग हो। अगर एक बंदे के बारे में सही बात है जो सबको पता है कि इट्स राइट और आप वो पब्लिकली भी कर रहे हो तो वो डिफेमेशन में काउंट नहीं होती। तो डिफेमेशन में कौन सी बातें काउंट होती है, वो कुछ ना थ्रेशोल्ड, वो डिफेमेशन उसकी डेफिनेशन में भी हो सकता है लिखे हुए, उसके साथ साथ कभी किसी कोर्ट ने अपने पास बताया हुआ कि डिफेमेशन तब मानी जाएगी कोई भी स्पीच जब जिस बंदे के बारे में वो बात हो रही है वो गलत हो, सही नहीं हो। दूसरी वो बात जो है पब्लिकली हो, प्राइवेट ना हो, और या ऐसी जगह पे हो चाहे पब्लिक एट लार्ज मौजूद हो, चाहे वो फेसबुक पर आप पब्लिक पोस्ट कर रहे हो जहाँ बहुत से लोग आपकी उस बात को पढ़ सकते हैं, या जनरली आप किसी साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं किसी कॉन्फ्रेंस में किसी जगह पर आप किसी के बारे में गलत बात कह रहे हो, तो ये थ्रेशोल्ड है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको लॉ तो पता चल गया, उसके साथ साथ आप ये भी देखें उसको अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या इस लॉ पर कभी किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई ओपिनियन है किसी का, या किसी ने इसको एनालाइज किया हो इस पर्टिकुलर सेक्शन को ही, या कोई जजमेंट है कोई भी केस लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन। आर्ग्यूमेंट जब भी आप फ्रेम करें तो आराम से करें, सुकून से। मतलब आपने अभी हम जब कल बात करेंगे वो इसी पर ही डिटेल बात करेंगे कि लीगल रिसर्च की प्रॉब्लम एक आप सामने आ गई, लीगल रिसर्च आपने इतने दिन लगा के की, तो जब भी आप रिसर्च करते हैं तो कुछ चीजें आपके पास रेलिवेंट आती हैं और बहुत सारी इरेलीवेंट भी आती हैं, तो आपने वो एक जगह रख ली सारी। उसके बाद फिर आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है कि कौन सी चीजें रेलिवेंट हैं, ये इस पॉइंट पर मैं कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स रखूं। तो आपने जो है वो इस बारे में अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से सोचना है, और आपको पता तब चलेगा जब आप थोड़ा रिसर्च करेंगे। एक इशू तो है, एक तो कुछ बातें ऐसी होती कभी कभार हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, आपने इशू पूरी प्रॉब्लम फैक्ट्स पढ़े, आपने इश्यूज पढ़े, कितने इश्यूज हैं, 3 4 issues। अब देखते ही पता चल गया यार इस इशू पर तो ना पहला आर्ग्यूमेंट तो ये बनेगा कि इस साइड से, दूसरी साइड से सी का ये सेटिस्फाई कर देंगे। और कभी ये होता है आपको पता ही नहीं होता कि इसके आर्ग्यूमेंट्स मैंने बनाने क्या है, तो वो आपको तब पता चलता है जब आप थोड़ा रिसर्च करते हैं, जब आपने बहुत सारा उनके ओपिनियंस पढ़े, किसी का कुछ पढ़ा, किसी का कोई केस लॉ कोई देखा, कोई जजमेंट देखी, तो मतलब आपने अच्छा एक एक्सटेंसिव रिसर्च की। उसके बाद उस रिसर्च को एक जगह रखा, और रखने के बाद फिर आपका मेन काम है अपने ब्रेनस्टॉर्म करना कि क्या ये बात वाकई में वजन रखती है, इतना वेट रखती है कि मैं इसको इतना अपना इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट बनाऊं। क्योंकि मूव में जब आप मेमोरियल बनाते हैं ना उसमें होता भी यही है, आपका जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट होता है वो आप फर्स्ट रखते हैं, और कभी कभार ये होता है आप कहते हैं मैं इस बात से साफ मतलब कह रहा हूँ मैं डिससेटिस्फाई करता हूँ, ये हुआ ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं आई मैं मना करता हूँ कि भाई ये बात हुई नहीं, लेकिन स्टिल मैंने अल्टरनेटिव में कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनाए होते हैं, तो वो अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट्स भी आपके होते हैं। तो ये सब आपको तब पता चलता है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स कैसे फ्रेम करने हैं, कब बनाने हैं, जब आप एक थोरो सी रिसर्च करेंगे, तो आप अच्छी से रिसर्च रिसर्च करें, उसके बारे में फिर सोचेंगे क्या चीजें रेलिवेंट है, कौन से मुझे आर्ग्यूमेंट्स बनाने चाहिए, और किस कौन से आर्ग्यूमेंट में कौन से रिसर्च मटेरियल में निकाले वो इम्पोर्टेंस रखता है। उसके अलावा जब भी आप अपने आप आर्ग्यूमेंट की आप ओरल प्रोसीडिंग्स में लिखें या फिर आप रिटन भी लिख रहे हैं, तो उसको एक ना एक तरीके से लिखें। तरीके से मुराद अभी हम कल भी एक आयरेक मेथड पढ़ेंगे, इशू होता है, फिर आप उस पर आप इशू पर कहते हैं ये मसला है, इस पर ये लॉ लग रहा है, मतलब इशू रूल ये कह रहा है, और अब उसको उस इशू पर उस रूल को हमने अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन। और फिर हमने कंक्लूड हमारे पास सामने क्या आया, ये मसला था, ये लॉ ये कहता है, अच्छा लॉ ये कहता है, ये लॉ इस इशू से रेलिवेंट किस तरीके से है, ठीक है, अच्छा हमने ये भी बता दिया, और उसके बाद मैंने कंक्लूड किया, तो फिर अब हमें क्या पता चला हमारे हाथ में क्या आया। तो मतलब आपने जो लिखना है या आपने बोलना है वो आप इस तरीके से बोलना है जैसे आपकी स्टोरी टेलिंग कर, मतलब एक कंसिस्टेंसी से कोहेरेंटली कि ये मसला था, कानून इस पर ये कहता है, और ये जो लॉ है वो इस तरीके से इस पर एप्लीकेबल है, और ये हमारे पास कंक्लूजन सामने है कि वेदर इट इज राइट, इट इज नॉट राइट, या ये लीगल है या लीगल नहीं है, जो भी आपका इशू। ये ये लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जज की जो है अटेंशन ले बाय एड्रेसिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट इन टाइमली मैनर। कि आपको पता है कि यार ये इशू पर ये वाला जो मेरा मेन आर्गुमेंट है ना वो आप मेन आर्गुमेंट सबसे पहले करें,
उसके बाद क्योंकि होता यही है वाकई में, आप अगर 3-4 आर्ग्यूमेंट्स भी अपने रखते हैं, जो शुरू के 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जबकि जो लास्ट के होंगे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते, या फिर अल्टरनेटिव होते हैं। तो कोशिश करें। और अभी हम ये ओरल रीडिंग्स वाले जो सेशन है उसमें भी देख लिया है कब आपने कैसे जज का सवाल का जवाब देना है, कि अगर जज ने कोई सवाल किया है और उस जवाब सवाल का जो आंसर है वो आपके बाद वाले इश्यूज में है, लेकिन वो जज ने सवाल जो आपसे पहले कर लिया है, तो आपने आंसर भी पहले ही देना है। आपने ये नहीं करना है कि मैं जो हूँ इसका जवाब बाद में आपको दे दूंगा, क्योंकि ये सवाल जो है मेरे थर्ड इशू से रिलेटेड है, या मेरे बाद में जो स्पीकर आएगा वो देगा, उसको ज्यादा इस बारे में पता है। आपने ऐसा कुछ नहीं कहना है। आप अगर भले अपने फर्स्ट स्पीकर हैं और आपके पास इशू सिर्फ 2 थे, और आपका सेकंड स्पीकर जो है वो 2 जो रिमेनिंग इश्यूज है उस पर वो उसने बात करनी थी, लेकिन फिर भी दोनों स्पीकर्स बल्कि पूरी टीम को, इवन रिसर्चर को भी पूरा अच्छी तरह केस के बारे में पता होना चाहिए, कि अगर कभी जज जो है वो किसी से भी कोई भी सवाल कर सकता है, उसके पास पूरा ही राइट है। आप स्पीकर हो, आपने जबकि कहा है अपने इंट्रोडक्शन में जाते के साथ ही कि मैं जो वो एड्रेस शुरू के 2 इशूज करूंगा बस, लेकिन भाई जज ने तो आपसे ऐसा सवाल कर लिया जो थर्ड या फोर्थ इशू से रिलेटेड है, तो आप तब आप ये कहेंगे कि आई कैन नॉट असेस दिस कोर्ट, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे जो आए सेकंड कौन से लाएगा वो जवाब देगा, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है। तो आपको बताओ, ये मेरे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ये मैंने पहले ही करनी है और जज की अटेंशन लेनी है। इसके अलावा यस, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टिप प्ले एज अ डेविल्स एडवोकेट, मतलब कि आपको जब आप मैंने जैसे बता रही थी मैं मुड़ियल, आप जब मूड में ये होता है, आपको जो केस मिलता है वो अपने दोनों पार्टीज की तरफ से उसे बनाना होता है, उसे प्रेजेंट करना होता है। तो जब आपको एक केस मिलेगा तो आपने दोनों साइड से देखना है, इस साइड से भी दूसरी साइड से भी। एक लॉ जो है वो आपको ये मिलेगा जो आपके बिल्कुल फेवर कर रहा है, एज अ पेटिशनर या एज अ प्लेंटिफ आप पर फेवर कर रहा है, और वही आपको पता है कि रिस्पोंडेंट के बिल्कुल अगेंस्ट में है। लेकिन कभी कोई ऐसे आपको लॉ भी मिलेगा जो रिस्पोंडेंट को फेवर कर रहा है लेकिन आपके अगेंस्ट में, तो मतलब दोनों चीजें आपके पास है। मेन बात तो यही है, इसी में यही तो मजा आता है बुक्स में, आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस मिलता है। वो कैसे कि आपने जो है वो अपनी ही बात को सही भी साबित करना है, अपनी ही बात को गलत भी साबित करना है, लेकिन दोनों को लॉफुली करना है। मतलब मजे की बात तो आप ये देखें कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये सही है और उस पर ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और आप इस साइड से कह रहे हैं ये बात सही नहीं है और ये लॉ मुझे सपोर्ट भी करता है, मतलब दोनों चीजें लीगली सही है, लेकिन आप एक तरफ से डिफेंड कर रहे हैं, एक तरफ से आपके अगेंस्ट भी जा रहा है। मतलब कि आपने जो है वो अगर आप मेमोरियल ड्राफ्ट अभी जो कर रहे हैं वो पेटिशनर साइड से कर रहे हैं, और आपको पता हो कि अगर मेरे पास एक ऐसा आर्ग्यूमेंट आ जाता है जो मैंने खुद भी लिखा है जबकि अगेंस्ट में, तो मैं उसे अपने फेवर में कर सकता हूँ। तो ये आपके पास ट्रिक, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए। हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर आप ज्यादातर ओरल प्लीडिंग्स में भी हैं और जज आपने एक अपनी बात कर ली, लेकिन जज आपको कहते हैं नहीं, जबकि अपोजिंग काउंसिल तो ये कह रहा है ये भी सही है, तो आपने उसको भी डिफेंड करना है, जबकि भले वो आपने भी अपना आर्ग्यूमेंट सेम रखा होगा लेकिन आपको डिफेंड करना आता हो दोनों साइड से। तो आप जो है वो, इससे ये होता है फायदा कि आपको ये पता चलता है कि अगर मैं एक साइड से अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे ये सवाल आ भी जाता है तो ये मेरी वीकनेस है, इसको मैंने बेहतर करना है, तो उसके लिए भी आप लॉज ढूंढते हैं, उसके लिए भी फिर आप और ज्यादा रिसर्च करते हैं, आप उसको भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं, दोनों तरफ से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्विकली अडेप्ट योर आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द जज स्टांस ऑन अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। अगर आपसे कभी ऐसा होता है ना, आप एक आर्ग्यूमेंट पर खींचे जा रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट बात करे जा रहे, लेकिन जज आपको उसी बात पर बार बार कह रहे हैं कि आप ये कह कैसे सकते हो, ये तो सही नहीं है, तो आपको अगर लगे कि जो है वो जज का मूड नहीं है मेरी बात सुनने का, या एक बात उन्हें मेरी सही नहीं लगी, तो कोशिश करें जल्द से जल्द आप उनके मूड के हिसाब से अपने पॉइंट्स, अपने जो आर्ग्यूमेंट्स चेंज करें। चेंज से मतलब आपने जो आर्ग्यूमेंट अपना फर्स्ट पे किया था, आपको लग रहा है इस आर्ग्यूमेंट को वो जज जो है वो मान ही नहीं रहा, ये मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या वो इस बात पर ही बार बार सवाल करें, तो आप कह दें कि इवन इफ दिस कोर्ट फाइंड्स दिस और दिस, मैं अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट ये देना चाहता हूँ। तो मतलब आपको पता हो, आप इतने प्रेजेंट माइंडेड हो कि मैं आर्ग्यूमेंट अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट्स भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो हमेशा हमेशा जब भी कोई भी अपना मूड में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ओरल प्रीडिक्स में भी, आपके पास अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हों, कि अगर जज जो है वो एक बात मानने के लिए साफ इनकार करे कि ये सही नहीं है, आप ये सही नहीं कह रहे, ये बहुत खींचना, आपको पता है ये बहुत देर से बात चल रही है, मैं अगर और खींचूंगा तो वो मसला ही क्रिएट होगा, मतलब मेरा बैड इम्पैक्शन जा रहा है, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो आपके पास
अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट्स भी हों, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स भी आपके सपोर्ट लॉस और प्रेसिडेंट को, मतलब वो भी सपोर्ट करते हो, ऐसे ही नहीं कि हमें हवा में कोई बात हो रही, मतलब वो भी जो आपका अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट है वो भी आपका लॉ और प्रेसिडेंट्स वगैरह सपोर्ट करते हो। तो यस, दैट वाज ऑल, आई थिंक ये लास्ट है। और इसमें ये है कि आपने सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपने जो भी बात करनी है ना सिंप्लीफाई करके करनी है, मतलब इजीली। इजी से मतलब ये कि आपने जब ओरल, जैसे ओरल रीडिंग्स में ये होता है, आप गए हैं, आपने रोड मैप दिया, ये मेरा इशू है और इस इशू पर मैं ये 4 आर्ग्यूमेंट्स करने वाला हूँ अभी जाकर, ठीक है। और वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। आपने पहले जाते के साथ ही अपने आप को पहले बता दिया कि मैं बात क्या करने वाला हूँ। इससे पता है क्या फायदा होता है? इससे मेन ये फायदा होता है, एक तो आप जाते ही, जैसे जनरली होता है ना, आप गए, आपने इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को, आपने बताया कि मैं जो हूँ वो 2 इशूज एड्रेस करने वाला हूँ, और उसमें से जो मेरा फर्स्ट इशू है वो ये है, और इस इशू पर भी मैं 4 आर्ग्यूमेंट्स करने वाला हूँ, और उन 4 आर्ग्यूमेंट्स का नाम भी ये है। मतलब ये सारी चीजें आपकी इंट्रोडक्शन में आती हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपने इश्यूज को इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बाद फिर आप कोर्ट की भाई परमिशन लेते हैं कि क्या मैं अभी स्टार्ट कर दूँ। तो होता है, आपको पता है मूव्स में टाइम लिमिट भी होती है, वैसे आई थिंक आई मिस्ड इट, कि आपके पास टाइम लिमिट होती है, इस टाइम में आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करना है। तो इससे ये होता है, अगर आपने जो है वो अपना टाइम खत्म हो गया और अभी आपके पास एक इशू पर 4 आर्ग्यूमेंट्स थे और आप सिर्फ 2 या 3 ही कर पाए और टाइम फिनिश, तो एटलीस्ट अगर आप अपना लास्ट वाला इशू आर्ग्यूमेंट है वो एड्रेस ना भी कर पाए, तो आपने कम से कम बताया तो वो शुरू में, तो इससे ये फायदा होता है, मतलब कोर्ट को पता हो कि इस इशू पर वैसे भी ये 4 आर्ग्यूमेंट्स करने वाला था, 2 तो इसने कर लिए, 2 का इसका टाइम दिया, लेकिन उनको पता हो कि ये आर्ग्यूमेंट, उसके आर्ग्यूमेंट का नाम क्या था, या उस आर्ग्यूमेंट में किस बारे में बात करना चाहता। तो इसीलिए अब तो जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स करने चाहें ओरल प्रीडिंग्स में भी सिंपलीफाई करके, इस तरह अगर हम बात करें मेमोरियल की, रिटन सबमिशंस की, तो उसकी इसी तरीके से आप जब इशू लिखते हैं, इशू के बाद पहले एक पैराग्राफ में बताएं कि इस इशू पर मैं ये 3, फर्स्टली ये बात डिस्कस करूंगा, सेकंड ये, और थर्ड ये, और अल्टरनेटिव मेरा आर्गुमेंट ये, अल्टरनेटिव ये आता है। उसके बाद फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, वो तो लंबा हो जाएगा। तो ये जो है वो तरीकेकार होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरे कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हल हो जाएं तो सब स्टूडेंट के लिए फायदा हो जाएगा। मैम पहला क्वेश्चन जो मेरे अराइज हुआ दिमाग में, तो एक टीम में अच्छा होता है, दूसरा अच्छा नहीं होता, तो उस तरह से किस तरह से हैंडल करना चाहिए हमें टीम मीटिंग में। और दूसरी बात, हम लोग जो रिसर्च वगैरह करते हैं, क्या वो आगे हमें हेल्पफुल होती है या नहीं होती। और दूसरी तीसरी बात, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से मूटिंग को हम लोगों ने समझा है कि मूटिंग जो है आजकल के हिसाब से, मूटिंग का आगे जो है मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने बहुत बार मूटिंग किया है तो मुझे पता है, तो आगे इनका स्कोप खत्म हो जाएगा, इनका वैल्यूएबल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये मूटिंग वाले मूटिंग मूटिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, और जिस तरह से आजकल बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, हर कोई जो है किसी और से ड्राफ्टिंग करवा के मेमोरियल बना लेता है, उसके बाद उनको कुछ भी पता नहीं होता कि किस तरह से हमें क्या करना है और क्या क्या चीज़ें लगानी है। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही हर कॉलेजेस वगैरह में। मैंने जब 5 कॉलेजेस वालों से पूछा हुआ है तो हर जगह यही स्कोप है। आपने भी जजेस किया होगा तो आपको भी पता होगा इसको किस तरह से देख रही हैं। और पांचवा क्वेश्चन जो अराइज हुआ मेरे दिमाग में, वो था कि कौन सी चीज़ें हैं जिस तरह से आजकल मूटिंग में तो बंदा अच्छा हो जाता है, सर्कुलर एक्टिविटीज़ में जो है ना उनका अच्छा स्कोप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ तो आजकल ह्यूमैनिटेरियन लॉज पे बहुत फोकस हुआ हुआ है, बहुत सी फोकस हुआ है, तो दूसरे चीज़ें देखी नहीं जा रही। नई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो बोल रहे हैं आईसीआरसी वाले वो ये चीज़ें देख रहे हैं, तो आईसीआरसी वाले तो देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान का नेशनल सिस्टम ही प्रॉपर तरीके से। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का केस वगैरह कुछ भी नहीं पता, हम लोग इंटरनेशनल लॉ पे जा रहे हैं। तो इस तरह से इसको किस तरह से हैंडल कर रही हैं। छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में अराइज करके आप जो है इसका समराइज कर दें तो उन बच्चों को जिस तरह से हल हो जाए, तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट मैं इसको भी समराइज कर दूँ। छठा क्वेश्चन जो है, जजेस जो है उनका कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे, उन बच्चे की काबिलियत नहीं देखते दूसरे टीम मेंबर्स की वजह से, बोलते हैं यार इन इन टीम को रिजेक्ट करो।
इन टीम को रिजेक्ट करो क्योंकि इसका एक बच्चा खराब है। कोई जो इंस्टीट्यूशन वाले भी जब मीटिंग सिलेक्शन करते हैं तभी बोलते हैं यार इनको भी सिलेक्शन कट खत्म करो क्योंकि ये वो आया हुआ है। ये नहीं देख रहे कि उनका लॉ कितना स्ट्रांग है, उनका फैक्ट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास 2 तो 3 बच्चे उनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो आगे आ जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो राइज हुआ कि हर कोई इंग्लिश में अच्छा तो नहीं होता। तो प्रदीप, मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी जब आपको जज किया था, कि जनरली अभी जिसमें पहले ही बल्कि बता रही थी, एक मित्र पूछता है कि जज करने का क्राइटेरिया क्या होता है, तो वो हमें ना एक शीट देते हैं जिसमें देखा जाता है कि आपकी नॉलेज ऑफ लॉ कितनी थी, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स क्या थे, क्या आपके आर्ग्यूमेंट्स में क्लैरिटी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लैरिटी होना। ठीक है, उसके अलावा क्या कोर्ट एटिकेट्स क्या थे, आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग थे, मतलब इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हो। तो इंग्लिश की बात ना करें, इंग्लिश की बात नहीं होती, इंग्लिश की बात कभी भी नहीं होती। मेन बात ये होती है कि जो आप बात कर रहे हैं वो क्लियर भी है कि नहीं। मतलब ऐसा होता है ना, आपने एक इशू डिस्कस कर रहे हैं, उस पर 10 लॉज, आपके लॉज बहुत सारे हैं, आपकी नॉलेज बहुत है, लेकिन वो बात आपको अदा भी तो करने आए। मतलब एक होता है, एक आपका सामान बहुत सारा है, लेकिन आपको वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ मटेरियल है, बट यू कैन नॉट डिलीवर इट टू समवन। तो आई डोंट थिंक सो कि उसका वो वाला फायदा होता। तो आपके पास बहुत सारे लॉज हैं, आप उसको आर्ग्यूमेंट में लेकर आ रहे हैं कि ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, ऐसा नहीं करना। आपने पहली बात एक लॉ की बात की, तो जज चाहता है कि अगर आपने एक लॉ की बात तो की है, उसको समझाए तो सही कि कैसे वो एप्लीकेबल हो रहा है, और उसको मतलब सेटिस्फाई करें। तो वो आप सेटिस्फाई जब कर लेना, तो फिर आप किसी और दूसरे वाली अपने आर्ग्यूमेंट्स को किसी और दूसरे लॉ को उठा के लेना। तो ये तरीकेकार होता है। मतलब आप ना क्या करते हैं, आप जब एक लॉयर है ना, तो आपका काम ये नहीं होता बस कि आपने जो जो चीज लेकर आए वो अपने देनी है। मतलब आपकी ये प्रेशर नहीं होता। यू आर देयर टू असिस्ट द कोर्ट, आप वहाँ पे कोर्ट को असिस्ट करने आए, तो अपना टोन और अपना वे ऐसा हो कि आप ना समझा रहे हैं, मतलब जज आपसे ना समझ रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब बात होती क्या है, एडवोकेट का काम क्या होता है। एडवोकेट जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है ना, उसका मकसद ये होता है वो समझे, उसको जो है वो जज से ज्यादा लॉ पता होना चाहिए, वो लॉ समझा रहा है बल्कि जज को समझा रहा है, ये होता है इसमें। तो उन सब जब आप समझाते हो तो आपका जब समझाने का तरीका क्या होता है, जब आपका समझाने का तरीका ये होता है कि आप अपनी बात सामने वाले को डिलीवर कर सको, आपके अंदर आपके जो सेंटेंस है उसमें क्लैरिटी हो, इतनी कोहेरेंस हो कि आपने पहले जो बात की उससे रिलेटेड आप अपनी बात पूरी कंप्लीट करें। तो आप अपनी बात को अगर जज को डिलीवर कर देंगे, उसको समझ आ रही है, उसको समझ आ गई, अच्छा इसने ये कहा, इस तरीके से फैक्ट्स पे एप्लीकेबल हो रहा है, और ये कंक्लूजन निकला है, ठीक है मुझे ये बात समझ आ गई, तो इसका मतलब इसने बात जो है क्लैरिटी वाली की है। लेकिन अगर आप बात बहुत सारी एक टाइम पे करते हैं, बहुत सारे लॉज एक टाइम पे करते हैं, उनमें से किसी एक को भी आप सही से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, आप में क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको जज इस बात पे मान देगा। तो जब ऐसा कुछ हो ना, तो फिर आपकी चाहे नॉलेज ऑफ लॉ कितनी भी हो, चाहे नॉलेज ऑफ फैक्ट्स कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि एक हमारे पास नॉलेज ऑफ लॉ का, एक नॉलेज ऑफ फैक्ट का भी एक पॉइंट होता है। तो लेकिन अगर आप उस चीज को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई मकसद है आपका इतनी ज्यादा नॉलेज को गैदर करने का, अगर आप उस सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहे हो, जज को आप बता ही नहीं पा रहे हो कि ये आर्गुमेंट है, तो मैं इसको इस तरीके से सेटिस्फाई या इस तरीके से डिससेटिस्फाई कर दूंगी। तो अच्छा, आपका ये जो बात थी ना पहली वाली, उसका जवाब मेरे ख्याल में ये हो गया है कि आपका पहला सवाल था कि जज का क्या क्राइटेरिया होता है। तो जैसे मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, तो मैं क्लैरिटी पर बहुत चाहती हूँ कि सामने वाला जो है वो बात सही से समझा पा रहा है। और मुझे जो है वो ज्यादा ये लगता है कि उसका जो रोड मैप है वो होना चाहिए कि ये आपकी इशू है, आपने जाते के साथ ही जज को क्लियर में माइंड में क्लियर कर देना है कि भाई ये इशू है, तो मैं इस पे यही आर्ग्यूमेंट शुरू करना। ठीक है, एक बात खत्म हुई, अब एक आर्ग्यूमेंट को शुरू करें, एक आर्ग्यूमेंट शुरू किया, उसमें अगर एक पर्टिकुलर एक सेक्शन, एक लॉ भी, कोई भी आपने किसी ट्रीटी का एक आर्टिकल लगाया, उस आर्टिकल को सेटिस्फाई करें अच्छी तरह, फिर उसके बाद दूसरे में जाएं, फिर उसके बाद दूसरे में जाएं, वो भी तब जब जज आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हो गया। तो ये सारा तरीकेकार होता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और दूसरी चीजें भी नोट करते होंगे कि इसकी इंग्लिश ऐसी नहीं है इसलिए। अच्छा, और दूसरी बात ये जो आपने की थी कि अगर आपका एक टीममेट सही नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ऐसा होता है, लेकिन पता है इसका बेस्ट तरीका क्या है। टीम का मकसद अभी तो यही है ना कि एक बंदे में अगर वीकनेस है तो आप उसकी स्ट्रेंथ बन जाए। वो पता है कैसे, मिसाल के तौर पे आपका फर्स्ट स्पीकर आया,
उसने भाई बहुत गलतियां करती, गलती से बात कोई क्वेश्चन किया, जज ने मुझे जवाब नहीं दे पाया। उसके अलावा वो आर्ग्यूमेंट्स अपने ना टाइम पे पूरा नहीं कर पाया, उसने भी एक ही आर्गुमेंट किया तो उससे इतने सवाल वो सब रह गए उसका वैसे के वैसे। तो तब ये होता है, जो सेकंड स्पीकर होता है ना उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि वो जो उसने ब्लंडर्स किए ना वो भी उनको क्लियर किए। वो कैसे, वो आते के साथ ही जज से पहले रिक्वेस्ट करता है कि बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स माय इश्यूज, क्या आप मुझे परमिशन दी जा सकती है कि मैं अपने जो मेरा भी काउंसिल किया है उसके भी इस आर्ग्यूमेंट्स कर सकूं, या उससे आपने जो सवाल किया था क्या मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। और बिलीव मी, कभी भी कोई जज ये नहीं कहता कि नो यू कैन नॉट आंसर दिस, जो आपके काउंसिल पहले वाले से किया गया था उसे नहीं देना था, उसने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी भी कोई जज नहीं कहता। तो जब भी आपको लगता है कि मेरा एक टीम मेंबर की वजह से मैं जा रहा हूँ या उसने ब्लंडर करके आ गया, वो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है, आप जाएं और आप उसको ठीक कर दें तो कोई मसला नहीं होता। और तरीका भी ये है कि अगर आप कभी ऐसी टीम लेना तो हमेशा कोशिश करें आप सेकंड स्पीकर बने, कि कॉर्नर फर्स्ट स्पीकर आप थोड़ा सा जो वीक है उसको बनवा दें। तो ये है कि अगर वीक वाला थोड़ा सा ब्लंडर्स करके भी आया तो सेकंड वाला और ज्यादा अच्छा करके आ जाता है। ये था, उसके अलावा और क्या था क्वेश्चन आपके, बहुत सारे मिक्स हो गए। मैं बोल रहा था कि है ना, आपने बताया कि है ना आप सेकंड स्पीकर बने। क्या होता है कि अक्सर कॉलेजेस की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर हम्म, वाले ज़्यादा वोटिंग में ले पा रहे हैं, तो हम्म, उनको मेटेरियल लॉस कितना डिफिकल्ट होता है समझाना, वो आपसे हर कोई भी जानता है। फर्स्ट ईयर में ह्यूमैनिटेरियन लॉस समझाना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। जब मैं थर्ड ईयर वाला फर्स्ट ईयर वाले को समझा रहा था तो मुझे बोला था, मैंने बोला कि इस तरह से किस तरह से वो टीम को कंट्रोलिंग किया जाए। आप बोल रही थी कि ना इस तरह से लेकर जाएं तो ह्यूमैनिटेरियन लॉस फर्स्ट ईयर वालों को तो कॉन्टेक्ट नहीं समझ आता, तो हम लोग ह्यूमैनिटेरियन लॉस की क्या चीज़ बात, इस तरह से किस तरह से देख रहे हैं आप इसको सॉल्व कर अच्छा, थोड़ा सा बता। जी बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। तो अच्छा, वैसे ना जो आप लोग कॉलेजेस या जनरली पाकिस्तान में जो नेशनल मूव्स हो रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉस पर हो रहे हैं, और उसकी मेन वजह ये है, मुझे भी ये लगता है कि हम नेशनल मूव्स पर होने चाहिए, नेशनल लॉस पर होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, हम ये बड़ी कल को जाके प्रोसीडिंग्स लेंगे। लेकिन ये लोग इंटरनेशनल पे इस वजह से करवाते हैं, तो ये होता है टीम्स हमारे पास बेस्ट आ जाए जो हम आगे इंटरनेशनल मूव से भेजें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके ही कॉलेज इंडस कॉलेज की बात करूँ तो उनका जैसे भी मूव था तो उनका मकसद यही था कि हमारे पास जो बेस्ट टीम आए, फिर अभी जो 100 यूनिट आ रहा है उसमें हम भेजें। तो जनरली लोगों का यही मकसद होता है, इसी वजह से वो इंटरनेशनल कोर्स पर करते हैं, और कोई इससे ज्यादा दूसरा मुझे नहीं लगता है कि कोई और रीजन होता होगा। तो हाँ, और रही बात ये कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं आता समझ, तो मुझे नहीं लगता ये बात सही है, क्योंकि सबको सब आना चाहिए। अब देखें जो विन करते हैं वो भी बहुत से फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स होते हैं, और इतने इतने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाते, तो वो भी तो करते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पर्सनल पर बात है कि आप खुद कितना अच्छा सीख रहे हो, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही फिफ्थ ईयर वाले लॉ से पढ़ सकते, इट्स नॉर्मल। अगर आपको अच्छा समझ आता है आपको समझ सकते हैं, मेंटोर से अपने कोचेस से अच्छा आप समझें। तो यस, किसी और का कोई सवाल? मैं इधर मैं चैट देख लूँ एक दफा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर प्रदीप भाई के क्वेश्चंस खत्म हुए हो तो मैं क्वेश्चन राइज करूं अपने। जी जी जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रुहाल, मेरा मैम क्वेश्चन ये है कि हम वोटिंग कॉम्पिटिशन में वोट कोर्ट में जाते हैं, तो एज कम्पेयर टू एक्चुअली मेरी फैमिली जो जुडिशरी साइड से बिलोंग करती है, हाफ ऑफ माय फैमिली आल्सो बिलोंग्स टू जुडिशरी साइड। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब ऑब्जर्व किया है शेन, जो थिंग्स को मैंने ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू हर किसी का पर्सपेक्टिव अपना अपना होता है, पर मैंने जो ऑब्जर्वेंस की है वो ये है कि मोटिंग जो स्किल्स हम डेवलप करते हैं मोटिंग कोर्ट में, मोटिंग कंपटीशन में, वो एक अलग सीन होता है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो वो एक अलग सीन होता है वहाँ पे। वोटिंग तो ठीक है हम करते हैं, पर हम एज अ लॉयर इन पाकिस्तान, बट वी मस्ट नो द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ अ लॉयर। प्रैक्टिकल लाइफ हम वोटिंग कॉम्पिटिशन में इंटरनेशनल लेवल की तो सीख सकते हैं, पर हम यहाँ पे जो अगर पाकिस्तान में आपको काम करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ आप देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंस है एज कम्पेयर टू वोटिंग कॉम्पिटिशन। आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है वाकई में, जाहिर सी बात है, रियल ग्रुप प्रोसीडिंग्स और एक ग्रुप कंपटीशन, इट्स अ कंपटीशन। तो बहुत बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है रियल और उसमें। तो इसीलिए बस ये है कि, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी इस चीज को हटके थोड़ा सा बेनिफिट वाली देखें तो आपको थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है ना। ये नहीं आपको देखें, आप चलिए ये वाली इस चीज को हट जाए कि प्रोसीजरल जो टेक्निकलिटीज होती है, ये जमा कराना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो तो है। लेकिन बस आप ये सोचें
कि एज अ लॉ स्टूडेंट क्या आप कभी ऐसा हुआ है, आप किताब में कोई केस पढ़ रहे हैं, क्लास में आपके ना आपने कुछ प्रोसीड करना है उसके ये बनाने ये बनाने, ऐसा नहीं होता। तो कंपटीशन में कम से कम आपको ये तो पता चलता है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला, कि भाई ये केस है और मुझे इसको जो है मैं इसको करनी है, तो इसमें ये आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं, इसको मैंने इस तरीके से प्रेजेंट करना है, एक साइड से ऐसे करना है, दूसरी साइड से ऐसे करना है। और आपको पता चलता है आपका प्रेजेंस माइंड कितना अच्छा है जब आप रिबर्टल्स इस तरह रिबर्टल्स कर रहे होते हैं। तो आप इस तरीके इस तरफ अगर जाएं तो इसमें तो आपको फायदा है। लेकिन हाँ, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वाकई में ये बिल्कुल रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स का जो है वो हमें देखने को मिलती है।